नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हम लोगों की एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का दूसरा अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप चल रहा था। ये हम थॉर्टिकल पोर्शन कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके कुछ पार्ट हमने पहले कंप्लीट करवा दिए थे। आज उसी क्रम में इस जो वीडियो है भारत का भौतिक स्वरूप की दूसरी वीडियो हम लेकर के आए। इसके अंतर्गत आज हम प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं आज के समराइज और थॉर्टिकल पोर्शन की ओर। देखिए भारत का स्वरूप, भौतिक स्वरूप। देखिए भारत को भौतिक स्वरूप की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया। पहला पार्ट था आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल और पांचवा तटीय मैदान और द्वीप समूह। ओके दोस्तों, इस बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर दोबारा से बता देता हूँ। भारत का जो ऊपर की उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर आपका हिमालय पर्वत स्थित है, और हिमालय पर्वत के नीचे की तरफ यानी कि आपका ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में आपका हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत के बाद यहाँ पर ये उत्तरी मैदान स्थित है। उत्तरी मैदान के बाद ट्राइंगल स्वरूप जो आपका आता है वो आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद आपका मरुस्थल जो राजस्थान वाले भाग में स्थित है। थार का मरुस्थल जो है राजस्थान पाकिस्तान में फैला हुआ है। तटीय मैदान की अगर बात करें तो दोस्तों, तटीय मैदान आपका पश्चिम और पूरब का है। ये साइड आपकी पूरब की है और ये साइड आपकी पश्चिम की है। ओके दोस्तों, और द्वीप समूह आपका एक अरब सागर की ओर द्वीप समूह पड़ता है आपका लक्षद्वीप, और एक बंगाल की खाड़ी की ओर आपका द्वीप समूह पड़ता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके दोस्तों, मोटा मोटा मैंने आपको यही सारी चीज़ें समझा दी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर। देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जिसको आप देख सकते हैं। मैंने उसका चित्र भी लगाया, आप देख सकते हैं। पूरा की पूरा एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। अब देखिए एक शब्द आया हमें गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। एक विशाल प्राचीन महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, जिसके 2 भाग थे। यानी कि जो प्राचीन महाद्वीप पेंजिया था वो आपका वैगनर के मतलब के वैगनर का सिद्धांत था एक, कि महाद्वीप खिसकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हैं, जैसे महाद्वीपीय सिद्धांत कहते थे, यानी कि वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। उसके अनुसार दोस्तों आपका पेंजिया जो था वो धीरे धीरे 2 पार्टों में टूटा। उसका एक पार्ट आपका अंगारा लैंड कहलाया, दूसरा पार्ट आपका गोंडवाना लैंड कहलाया, और बीच का जो पार्ट था आप चित्र में देख पा रहे होंगे वो तैतीस सागर कहलाया। राजस्थान का जो मरुस्थल है दोस्तों, तैतीस सागर का ही पार्ट माना जाता है। ओके दोस्तों, देखिए आपका ये तैतीस सागर जो राजस्थान का मरुस्थल है वो तैतीस सागर का पार्ट माना जाता है। देखिए लाखों साल पहले गोंडवाना भूमि अलग अलग हिस्सों में टूटना शुरू हुई और भारतीय प्लेट जो गोंडवाना का हिस्सा थी अलग होकर उत्तर दिशा की ओर खिसक गई। जब भारतीय प्लेट खिसक रही थी तब दोस्तों नर्मदा, गोदावरी और आपकी कृष्णा नदी, कावेरी जैसी नदियां इस पठार से बहकर भूभाग को आकार दिया। यानी कि इस पठार के बहाकर भूभाग को आकार दिया। नदियां जो बह रही थी उनके बहाव से पठार को आकार मिला और घाटियां बनाई। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पठार की चौड़ी और छिछली घाटियां गोलाकार हैं। पठार के 2 मुख्य भूभाग हैं दोस्तों, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को दोस्तों दक्षिण का पठार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य उच्च भूमि, यानी पठार के 2 पार्ट बताया मैंने आपको, एक बताया मध्य उच्च भूमि और दूसरा बताया दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। भारत के 6 पार्ट मैंने यहाँ पर आपके चित्र में दिखा दिए। देखिए हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान आपका मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्र और आपके द्वीप समूह। ओके दोस्तों, अब देखिए मध्य उच्च भूमि की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। तो नर्मदा नदी आप इस चित्र में, मानचित्र मैंने यहाँ पर लगाया, आप देख सकते हैं नर्मदा नदी ये रही। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी ऊपर का हिस्सा, उत्तरी भाग जो है उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब आप दोस्तों चित्र में देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी दिख रहे हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी दक्षिण में सतपुड़ा जो श्रृंखला है तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। आप देख सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी इस साइड है और आपकी सतपुड़ा जो है आपकी इस साइड है। यानी कि जो हम बात करें विंध्य पर्वत श्रेणी पर अगर आप मैप काटें तो आप देख सकते हैं नीचे का हिस्सा जो है वो दक्षिण का आएगा और आपका इस तरफ का उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा अरावली श्रृंखला का आएगा।
ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरूले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां दोस्तों चंबल है, सिंध है, बेतवा है तथा केन। और दोस्तों अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ भी बहती हैं। इस प्रकार ये नदियों का जो बहाव है वो क्षेत्र के ढाल को दर्शाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूरब में सकड़ी है। आप मानचित्र में भी इस चीज को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य उच्च भूमि के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है। आप चित्र में देख सकते हैं बघेलखंड का पठार यहाँ आप दिख रहा है, और देखिए बुंदेलखंड का आपका ये रहा। ओके दोस्तों, और मालवा का पठार भी आपका यहाँ पर शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण के पठार के बारे में, मध्य उच्च भूमि के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिए। अब आता है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार। तो दोस्तों ये एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए नर्मदा नदी कहाँ पर है आपकी, ऊपर के हिस्से में आपका उच्च भूमि स्थित थी। अब नर्मदा भूमि के दक्षिण में, तो एक मैप बना लेंगे तो पूर्व इस साइड हुआ, पश्चिम इस साइड हुआ, उत्तर ऊपर की तरफ हुआ, दक्षिण। तो दोस्तों कहाँ पर है, ये दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। ओके दोस्तों, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला, और जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल पर्वत श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, महादेव की हुई, मैकाले की हुई और कैमूर की पहाड़ी इसके पूर्वी विस्तार है, यानी पूरब की दिशा में पड़ते हैं। पूरब दिशा इस साइड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण के पठार के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूरब में इसकी ढाल कम है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूरब में भी देखा जाता है, जैसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी और एंगलोंग पठार तथा उच्च कचार पहाड़ी कहा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं मैप में भी। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए पश्चिम से पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और आपकी जो जयंतियाँ ये पड़ती हैं। मानचित्र में मैंने तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाने का प्रयास किया। देखिए गारो, खासी और जयंतियाँ, ये तीनों आपकी एक ही सीरीज में, एक ही क्रम में आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होंगी। देखिए गारो, खासी और जयंतिया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण का पठार। देखिए इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमश पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। वो तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था। इस तरफ पश्चिम दिशा पड़ती है, इस तरफ पश्चिमी घाट स्थित है, और इस तरफ पूर्वी दिशा पड़ती है, इसलिए पूर्वी घाट स्थित है। और आपके पश्चिम की तरफ ही आपका भारत का जो द्वीप है लक्षद्वीप स्थित है, और इस तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका स्थित है। देखिए पश्चिमी घाट जो है, अगर पश्चिमी घाट की बात करें इस वाले साइड की, तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। दोस्तों कुछ दर्रों के जो कुछ नाम है, देखिए थाल घाट और भोर घाट और पाल घाट, ये अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों ये स्थित हैं। थाल घाट की बात करें दोस्तों, ये नासिक और मुंबई के बीच में है, और भोर घाट की बात करें मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है, और आपकी पाल घाट की बात करें केरल तमिलनाडु के बीच स्थित है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले। देखिए दक्षिण के पठार के संबंध में कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु भी हैं दोस्तों। देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। आप देख भी रहे चित्र में, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा नजर आता है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। देखिए पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। आप चित्र में इसको देख सकते हैं, महानदी से लेकर के, देखिए चित्र में ये आपका विस्तार जो आ रहा है महानदी से लेकर के ऊपर, यहाँ महानदी से लेकर के आकर के आपका नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी कि बीच में ये टूटा हुआ है, लगातार नहीं है, जो कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो सतत है। ये अनियमित है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। यानी बंगाल की खाड़ी में जैसे कि आपकी कृष्णा नदी गिर रही है, गोदावरी नदी गिर रही है, तो इन नदियों ने इसके जो काट दिया है इसको। ओके दोस्तों, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यानी कि इस साइड वाले घाट में आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, या वर्षा घाट के पश्चिमी डाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर
इस बाघ के जो शिखर है वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे, जैसे कि अनाईगुड़ी जो कि 2695 मीटर की ऊंचाई पर है, और डोटा बेटा जो आपका 2633 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर चित्र में देखने की बात करें दोस्तों, तो डोटा बेटा आपका ये रहा और अनाईमुड़ी आपका ये रहा। और दोस्तों महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। देखिए पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ जो हैं वो स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। और देखिए उड़म मंगलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ अधिकतर लोग घूमने के लिए जाते हैं, तथा कोड इकनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगर यहाँ पर स्थित हैं। देखिए दोस्तों शेवराय तथा जावेड़ी ये दोनों पूर्वी घाट का हिस्सा हैं जो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ये दोनों पहाड़ियों की श्रृंखला एक दूसरे से अलग अलग है। चित्र में भी आप इस बात को अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। तो देखिए दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या होता है? दक्कन ट्रैप के बारे में आपको बता दूं तो ये प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, यानी कि जो काली मृदा पाई जाती है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार में, उसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। इसके शैल अग्नेय हैं। जब ज्वालामुखी से उत्पत्ति हुई है तो शैल भी अग्नेय होंगे। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे मृदा काली हुई और उसका निर्माण हुआ। अब देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि काफ़ी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और इसका अधिकतर भाग आपके राजस्थान में स्थित है, और गुजरात से लेकर के आपके दिल्ली तक जो रायसीना हिल्स है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, वहाँ तक आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है। ओके दोस्तों, देखिए प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम में आपकी उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय मरुस्थल जो कि थार का मरुस्थल है। देखिए दोस्तों पिछली बार मेरे मुंह से यहाँ पर सहारा मरुस्थल निकल गया था, जबकि आपके राजस्थान वाला जो पार्ट है उसमें, जो कि आपका इस तरफ पड़ता है, राजस्थान वाले पार्ट में आपकी जो है थार मरुस्थल जो स्थित है, और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थार मरुस्थल स्थित है। देखिए अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित यानी कि लहरनुमा, ऐसी लहरें होती हैं दोस्तों, लहरनुमा मैदान है दोस्तों। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है दोस्तों। जब वर्षा ही नहीं होगी तो वनस्पति तो बहुत कम ऑटोमेटिकली पाई जाएगी। वर्षा ऋतु जब होती है दोस्तों तो कुछ सरिताएं यानी कि नदियाँ दिखती हैं। उसके बाद दोस्तों वो नदियाँ पानी में ही विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि बालू में ही विलुप्त हो जाती हैं, यानी जल बाष्पीकरण हो जाता है और वो सूख जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। केवल लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। देखिए दोस्तों लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसका जल जो है जो राजस्थान में है बालोतरा शहर तक मीठा होता है, उसके बाद दोस्तों ये खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को दोस्तों खारी और मीठी नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों जब अरावली पर्वत श्रृंखला की बात दोबारा आई है तो एक बात और बता देता हूँ। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित है। जलवायु शुष्क है, इसलिए वनस्पति भी यहाँ पर कम है। ओके दोस्तों, और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो आपकी सूख जाती हैं, और पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक भी नहीं पहुँचती हैं। अब देखिए कुछ शब्द है जैसे कि बरखान के अलावा और भी राजस्थान में कुछ शब्द अनुप्रस्थ, अनुदैर्य, धैर्यन, तो इन शब्दों का अलग अलग मतलब है। बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान के स्वरूप को आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों कुछ ऐसा ही शब्द है अनुप्रस्थ। ये थार मरुस्थल में पाए जाने वाले एक प्रकार के रेत के टीले जो हवा की दिशा पर समकोण बनाते हैं। अनुदैर्य क्या है दोस्तों? अनुदैर्य भी एक बालू के टीलों का प्रकार है, जो बालू का स्तूप का प्रकार माना जाता है। धैर्यन क्या है? ये गतिशील बालू के टीले होते हैं। ऐसी बहुत सारे पारिभाषिक शब्दावली दोस्तों रेगिस्तान के संदर्भ में, पर आपकी एनसीईआरटी में बरखान के संदर्भ में डिस्क्राइब किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का तटीय मैदान। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान। इस मैदान के 3 भाग माने जाते हैं आपके। देखिए चित्र के जरिए अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो ये आपका इंडिया का नक्शा है, यह आपका पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट,
ओके दोस्तों। और इस तरफ आपका अरब सागर और उस तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी। ओके दोस्तों। तो इसके बीच संकीर्ण जो मैदान है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तटीय मैदान की। तो देखिए उसे 3 भागों में बांटा गया। उत्तर भारत को कोकण, मुंबई तथा गोवा में, मध्य को कन्नड़ मैदान में तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ओके दोस्तों। देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा है और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है इस मैदान को, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और बड़ी नदियां जैसे आपकी महानदी है, जो यहाँ आपकी महानदी जो आपके मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर के चालू होती है इस कोने से दोस्तों। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और चिल्का झील जो है जो दोस्तों पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण के अंतर्गत आती है। ओके दोस्तों। और देखिए दोस्तों चिल्का झील क्या है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओके दोस्तों चिल्का झील। और थोड़ा बता देता हूँ, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कोकण में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए द्वीप समूह। द्वीप समूह पहले आप मानचित्र में देख लीजिए द्वीप समूह कहाँ पर हैं। तो देखिए द्वीप समूह आपका लक्षद्वीप और देखिए अंडमान और निकोबार, ये आपके आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों। अब देखिए आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का प्रमुख स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत के जो है भारत में 2 द्वीप समूहों का भी 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं, अंडमान और निकोबार, जो आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ते हैं, और अरब सागर की ओर आपका लक्षद्वीप पड़ता है। देखिए केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। देखिए केरल के पास आपका जो द्वीप पड़ रहा है लक्षद्वीप, मैंने आपको पहले ही बता दिया। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवालों से बना है। प्रवाल क्या होता है दोस्तों, आपके छोटे छोटे जंतुनुमा चीज़ें होती हैं जिन्हें घोंगे होते हैं, उनके ऊपर कवर होता है। आपने कभी बजरी खरीदी हो या आपने बजरी देखी हो तो उसके अंदर छोटे छोटे सीप निकलते हैं, तो दोस्तों उनके अंदर घोंगे रहते हैं। वो सीप जो होते हैं प्रवाल होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रवाल होते हैं दोस्तों। उनसे समुद्र में आपकी ये आगे प्रवाल के बारे में बताया गया है इसी चैप्टर में। प्रवाल क्या होता है, छोटे छोटे जीव एक जगह पर संगठित रूप से रहते हैं और वहीं पर ये धीरे धीरे यानी कि स्पॉइल होते हैं या इनकी मृत्यु होती है, तो इन कवक जो होते हैं एक जगह पर जमा हो जाते हैं। और जो प्रवाल जो कवक जमा हो जाते हैं उसी कवकों से दोस्तों द्वीप का निर्माण होता है, प्रवाल द्वीप कहलाता है वो। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस द्वीप को जाना जाता था दोस्तों, जो मैंने आपको बताया इस द्वीप को। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यहाँ पर लक्षद्वीप की बात चल रही है दोस्तों, यानी 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। पहले इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह 32 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। और दोस्तों कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय क्या है, तो कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप को प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप पर दोस्तों पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। और दोस्तों पीटली द्वीप, जब मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित एक द्वीप छोटा आकार का द्वीप है। और दोस्तों यहाँ आपका पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसका साइज आपका 300 बाई 200 मीटर का माना जाता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए द्वीप समूह की बात चल रही है अभी। बंगाल की खाड़ी की बात करें, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखिए। और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो दोस्तों आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे, उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर फैले द्वीपों की जो श्रृंखला है उसे ध्यान से देखने के लिए कह रहा है, जो कि अंडमान और निकोबार है। ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। दोस्तों यह माना जाता है कि ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित हैं और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित हैं आपके ये द्वीप। ओके दोस्तों अब देखिए प्रवाल, जैसे कि मैंने आपको बताया घोंगे नुमा आपके छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके ऊपर एक कवक चढ़ा रहता है। जैसे आपने कछुए के ऊपर देखा होगा सीप जो होते हैं, मोती भी उन्हीं में से निकलते हैं दोस्तों। तो वो एक जगह पर ही संगठित रूप से रहना चाहते हैं वो जीव, और उसी जगह पर उनकी डेथ हो जाती है वक्त के कारण। देखिए प्रवाल द्वीप है,
नहीं, बहुत सारे जीव जो एक ही जगह पर संगठित रूप से रह रहे थे और आफ्टर डेथ उनके जो कवक थे वो एक ही जगह पर जमा हो गए, जिससे प्रवाल द्वीप का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में कि प्रवाल पॉपिल्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्भ जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। क्या निकलती है दोस्तों इनसे? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां यानी कि अस्थियां इनके कवक जो होते हैं टीले के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय द्वीप। दोस्तों प्रवाल वलय द्वीप आपको ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रवाल बैरियर द्वीप है। प्रवाल रोधिका का भी वो अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप आपका गोलाकार है। हॉर्स शू यानी हॉर्स का शू आपने देखा है, हॉर्स के पैर के नीचे जो नाल लगाई जाती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, हॉर्स शू बोलते हैं जिसको। इस प्रकार का ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों। उससे पहले आपको बैरन द्वीप के विषय में और बता देता हूँ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ओके दोस्तों, जहाँ से ज्वालामुखी आज भी सक्रिय यानी कि फूट रहा है। ओके दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।